वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मैंने आपको है ना कहाँ तक बता दिया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तक बता दिया था कि O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अपन बात करेंगे थोड़ा डिटेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करके चलता है, ठीक है। और आपका ये रिएक्शन जो है ना, O2 प्लस हीमोग्लोबिन गिव्स आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो होती है ना, ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल मैनर में होती है, आगे भी जा सकती है तो पीछे भी जा सकती है, ठीक है। अपन बात करते हैं बाइंडिंग। ऑक्सीजन कब इससे बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, कब नहीं करेगी? तो बाइंड कब करती है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है। बाद बाकी ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अपना H+ कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है, इसमें आपकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। बट अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, बाद बाकी तीनों चीज़ जो होंगी ना वो आपकी ज़्यादा होंगी। और ये जो है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बीच का कर्व है। ये जो कर्व है इसका शेप कैसा है? आपका सिग्मॉइड शेप है, ठीक है। कैसा शेप है? ये आपका सिग्मॉइड शेप ग्राफ है, सिग्मॉइड शेप ग्राफ है। इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन दे रखी है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर्ड अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। जो आपका 100 ml ऑफ ब्लड है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका आरबीसी के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? तो वो बनाती है आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अबाउट 20 to 25% जो होती है ना CO2 बाई आरबीसी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो अपना ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स ये होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स ये होता है, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ CO2 इज अफेक्टेड बाई दी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तभी जाके जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगी, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आपकी दे रखी है NCERT में, जो कि आप सभी को मालूम है, अपना जो कंसनट्रेशन ऑफ CO2 किधर ज़्यादा होता है? तो अपना टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होता है, ठीक है। बट इसमें क्या है ना, हम सभी को मालूम है अराउंड 70% जो CO2 है ना, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? तो वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सब माइन्यूट अमाउंट में जो होता है ना आपका एंजाइम, वो आपका प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। सब माइन्यूट क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑल्सो, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली आपकी आरबीसी में होती है। CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस गिव्स H2CO3। और इसको फिर से एक बार कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फॉर्म में करेंगे तो आपका बाइकार्बोनेट और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी किधर होती है? आपकी आरबीसी में होती है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेट एनहाइड्रेस एंजाइम। अब जो CO2 है, थ्रस CO2 इज ट्रैप्ड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म एट द टिश्यू लेवल। ये आपकी बन गई CO2 जो है इसके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप्ड होगी। अब ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगी टू द एल्वेलाई एंड रिलीज आउट एज। फिर बाद में क्या होता है? एल्वेलाई के बाद फिर ये बाहर निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। CO2 फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई। एवरी 100 ml में 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर होती है, किसको? टू एल्वेलाई को डिलीवर होती है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं इसका रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, जो देखो ह्यूमन के पास क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के पास एबिलिटी होती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट देयर
रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन और मॉडरेट करने के लिए उसके पास एबिलिटी होती है, उसके पास क्षमता होती है कि मतलब एक टाइप की उसके पास एबिलिटी होती है ताकि वो उसको मेंटेन भी कर सके और कंट्रोल भी कर सके, ठीक है। स्पेशलाइज सेंटर होता है, स्पेशलाइज सेंटर जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और इसी के बाजू से एक दूसरा सेंटर होता है प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जो कि अपना पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसका काम होता है ये मॉडरेट कर देता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक और 3 सेंटर होते हैं टोटल, एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जिसका काम क्या होता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक तीसरा भी सेंटर होता है आपका कीमोसिंथेटिक एरिया, जो कि आपका एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, उसके जस्ट बाजू से होता है। और सेंसिटिव किसकी वजह से होता है, आपका CO2 और H+ की कंसनट्रेशन की वजह से सेंसिटिव होता है। और जो इसका रिसेप्टर होते हैं ना, रिसेप्टर आपका आयोटिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं और आपका कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आयोटिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं और आपका कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं। और आपका रोल ऑफ O2 इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। आपका जो O2 का रोल होता है ना रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में, कुछ भी नहीं होता आपका, O2 का रोल नहीं होता, आपका CO2 और H+ का ही होता है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका कब एक्टिव होता है, जब आपका ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन बढ़ जाता है। देखो ये इधर लिख रखा है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन can reduce the duration of inspiration and alter the respiratory rate, ठीक है, alter the respiratory rate। अपन आगे बात करते हैं, देखो डिसऑर्डर्स देखेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर है आपका अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, आपका डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और ब्रीजिंग साउंड। डिफ़िकल्टी इन ब्रीजिंग साउंड ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाए अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, तो अस्थमा हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। एम्फाइसीमा जो होता है आपका क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। किस वजह से होता है, इसमें जो होता है ना आपकी एल्वुलर वॉल्स जो डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू दी रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और आपकी एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाएंगी। इसका जो मेजर कारण होता है वो क्या होता है, आपका सिगरेट स्मोकिंग होता है। और आपका थर्ड जो बीमारी आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स जो पर्सन जो इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनका क्या होता है ना, इस मैकेनिज़्म को ये बार बार हर रोज़ काम करते हैं, तो इनके जो लंग्स में ना क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है, या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इनको सीरियस लंग डैमेज हो जाता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, इस वजह से। और सिलिकोसिस, लंग्स का जो टिश्यूज़ है ना उनमें परफोरेशन में छेद हो जाते हैं लंग्स में, ठीक है, लंग्स के जो टिश्यूज़ में। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसका एक एग्जांपल होता है आपका सिलिकोसिस, जो कि आपका नीट का PYQ भी रह चुका है। आप जल्दी से अपन देख लेते हैं इसकी समरी। देखो, सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन, ये हमको पता है, सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस, एनर्जी बनानी है तो क्या होगा, अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। और जो CO2 क्या है अपने लिए हार्मफुल है, तो उसको हम जो हमारे बॉडी में बन रही है उसको बाहर निकालेंगे। एनिमल डेट इवॉल्व द डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल और द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम देयर, ठीक है। और जो अपने एनिमल्स हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म का एवोल्यूशन कर लेते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इनसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड रिमूवल ऑफ CO2 आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है अपना, एयर इज टेकन इन, जिसका अपन इंस्पायरेशन बोलते हैं। फिर एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट, जिसको अपन एक्सपायरेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन दी deoxygenated blood and alveoli and transport of gases throughout their body by the blood and exchange of O2 and CO2 between the
oxygenated blood between the oxygenated blood and utilization of O2 is called cellular respiration। वही मतलब बता रहा है कि अपन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन्स। जो अपन ने 5 स्टेप्स पढ़े थे ना ब्रीदिंग के, सबसे पहला होता है ब्रीदिंग, फिर होता है डिफ्यूज़न, फिर होता है आपका ट्रांसपोर्ट, होता है ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड टू द टिश्यूज़, और आफ्टर दैट जब ट्रांसफर हो जाता है तब फिर उसके बाद क्या होता है अपना O2 का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये बात वही सब बोल रहे हैं, ठीक है। और आपका मैकेनिज्म ब्रीदिंग 2 टाइप का होता है आपका, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आर कैरिड आउट बाई जे जो है आपका कैरिड आउट होता है, कैरिड आउट बाई क्रिएटिंग दी प्रेशर ग्रेडियंट। मैं आपको बताया था बिटवीन दी एटमॉस्फेयर एंड द एल्वेलाई, बिटवीन दी एटमॉस्फेयर एंड द एल्वेलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन। इनके पास कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं, ठीक है। एक तो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स और आपका डायफ्राम। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी कैन बी एग्जामिन्ड बाय द, और जितने ही वॉल्यूम्स जो आपके इनमें प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, वो आपके किससे एग्जामिन हो सकते हैं, स्पायरोमीटर से और क्लिनिक। और ये सब क्या बताते हैं, आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट एल्वेलाई लेवल एंड टिश्यू लेवल अकर्ड बाय द डिफ्यूजन। दोनों लेवल पे ही आपका डिफ्यूजन के थ्रू होता है। आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है आपका, एक तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है आपका, एक तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, एक आपका सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, एक आपका थिकनेस पे डिपेंड करता है। जिनकी थिकनेस कितनी होती है, लेस देन 1 mm होती है, इतना ध्यान रखना, लेस देन 1 mm होती है तीनों लेयर की, लेस देन 1 mm होती है तीनों लेयर की थिकनेस पे डिपेंड करेगा आपका। रेट ऑफ डिफ्यूज़न पे डिपेंड करेगा आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न ऑफ O2 फ्रॉम alveoli to deoxygenated blood as well as the oxygenated blood to the tissue. The factor are favorable for diffusion of CO2 in opposite direction। और जो CO2 का है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसका डिफ्यूज़न कैसे होता है, टिश्यूज़ टू एल्वेलाई। और ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न कैसे होता है आपका, एल्वेलाई टू ब्लड, वो भी आपका कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एल्वेलाई टू ब्लड किसका होगा आपका, ऑक्सीजन का, और टिश्यूज़ टू एल्वेलाई किसका होगा आपका, वो आपका होगा CO2 का। यही बात इसमें लिख रखी है NCERT में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में दे रखा है ये वाला पैराग्राफ। अपन बात करते हैं अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का पैराग्राफ जो दे रखा है इसमें। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। इन एल्वेलाई वेयर एज PCO2 इज हायर गेट बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन विच इज़ इजीली डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज़ लेवल। जिधर आपका PO2 का लेवल कम होता है, बाद बाकी तीनों चीज़ का हायर होता है, ठीक है। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द बाइकार्बोनेट फॉर्म। मैं अभी आपको पहले बता के आया था, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट एज द हीमोग्लोबिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपका 20 to 25% RBC के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है आपका, ठीक है। और इन टिश्यूज़ वेयर एज PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ हाई, तो इसमें टिश्यूज़ में क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा ब्लड के साथ। वेयर एज आपका इसमें एल्वेलाई में कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है और O2 का ज़्यादा होता है, तो इसमें जाके डिसोशिएट कर देंगे। बाइंड किधर करेगा आपका, CO2 और हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ में, और आपका डिसोशिएट कब करेगा, वो आपका करेगा एल्वेलाई में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मेंटेन्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज़ प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लिंगाटा रीजन। अनदर सेंटर जो होता है आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो कि पोन्स में प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है आपका, मॉडरेट दी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और एक और सेंटर होता है आपका कीमोसिंथेटिक एरिया, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट अल्टर दी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। और ये किसके लिए सेंसिटिव होता है आपका, ये 2 चीज़ के लिए सेंसिटिव होता है आपका, CO2 प्लस H+। CO2 और H+ के लिए सेंसिटिव होता है, और ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं होता किसका, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में ऑक्सीजन का कुछ भी रोल नहीं होता। खाली रोल होता है तो किसका होता है आपका, CO2 का होता है और H+ की कंसनट्रेशन का होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। मैंने कोशिश करी आपका सारा चैप्टर कराने की। NCERT
मैक्सिमम लाइन मैंने इसमें कवर कर दी है आपकी। ठीक है, कोशिश ये करा है कि आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया मैं, कोई भी लाइन आपका ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही कवर करा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।